हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास की, यानी कि सीडीपी की। सीडीपी में आज आपको चैप्टर 4 स्टार्ट करवाया जाने वाला है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं सीडीपी की और अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, अगर ये सब कुछ नहीं देखा है आपने, जाइए देखिए और नोट्स बनाइए। क्योंकि आपके पास अपने नोट्स होंगे तो वो क्या होगा, आपको कैसा फ़ायदा होगा। आप भी जानते होंगे, अगर नोट्स होंगे तो आपको एग्जाम्स टाइम में इधर उधर कोई भी चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग कहेंगे मॉडल पेपर से पढ़ेंगे, मॉडल पेपर से आप पढ़ के पास तो हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहती हूँ कि मॉडल पेपर से पढ़ के पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपकी परसेंटेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो अपने आप नोट्स बनाइए। क्योंकि आप जब क्लास लेंगे, लेक्चर लेते टाइम आप बहुत सारी चीज़ें सुनते सुनते समझ जाएंगे और कुछ चीज़ें आप जो अपने आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास का। बाल विकास आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है। तो बाल विकास का आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग आपकी क्या है? व्यक्तित्व का अर्थ। ये आपसे कब पूछा गया? 2023 में आपसे पूछा गया था व्यक्तित्व का अर्थ। यहाँ पे क्लियर नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखते हैं व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। क्या है? अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। क्या है इसका अर्थ? बाहरी नकाब या वेशभूषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो परिभाषाएं देख लेते हैं, ये आपसे कब पूछी जा चुकी हैं? 2017 में, 22 में और 23 में व्यक्तित्व की परिभाषाएं आपसे पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। देखिए, मॉर्टन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों, इच्छाओं और भावनाओं का संग्रह है। जो मार्टिन प्रिंस हैं, इन्होंने क्या कहा? व्यक्तित्व क्या है? जो आपने अर्जित प्रवृत्तियां अर्जित की हैं, आपकी इच्छाएं और जो भावनाएं हैं, उसका संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मन के अनुसार देख लेते हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिक्षमताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। ठीक है, ये मन के अनुसार है। तो आगे देखते हैं बारन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। व्यक्तित्व व्यक्ति का समग्र मानसिक संगठन है, जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ठीक है, इनका क्या कहना था? व्यक्तित्व क्या है? समग्र मानसिक संगठन है। ठीक है, इनका ये कहना था, जो कि विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार देख लेते हैं। आपसे 2020 में पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखते हैं पहला क्या है। शरीर रचना दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते हैं। जो क्रेस्मर थे, उन्होंने क्या बताया? व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला इन्होंने बताया गोलकाय, दूसरा क्या बताया? लंबकाय, और तीसरा बताया, क्या बताया आपका? सुडोलकाय, और फोर्थ आपका जो बताया मिश्रकाय या असाधारण। तो देखते हैं गोलकाय कैसा होता है व्यक्तित्व। जिनका गोलकाय व्यक्तित्व होता है, क्या होता है, देखिए। हेडिंग डालिए गोलकाय। इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे,
पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं। जो गोल का व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, उनका व्यक्ति साहसी होते हैं, वे छोटे होते हैं और हष्ट पुष्ट होते हैं। ठीक है, तो गोल का व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बी जो है आपका, जो बी डाल लीजिएगा पॉइंट, लंबकाय। लंबकाय व्यक्तित्व देखिए कैसा होता है। इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपटे, गोल, कोमल, शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पतले होते हैं, इनका शरीर एकदम पतला होता है लेकिन ताकत की कोई कमी नहीं होती, उनका देखने में ऐसा लगता है कि पतले हैं। ठीक है, कोमल शरीर लगेगा, उनका गठन कैसा, तो लंबे होते हैं। ठीक है, और तंग सीने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुडौल काय वाले कैसे होते हैं, देखिए सुडौल काय। इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सुडौल काय अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े होते हैं। कैसे कंधे होते हैं, इनके चौड़े कंधे होते हैं। हाथ कैसे होते हैं, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। ये एकदम से इनका कसा हुआ शरीर होता है। ठीक है, अच्छी मांसपेशियां होती, ताकतवर व्यक्ति होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, मिश्र का या असाधारण। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक गठन तथा व्यवहार में उपयुक्त तीनों प्रकार के वर्गों के गुण मिश्रित, एक सेकंड रुक जाइए। इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक गठन तथा व्यवहार में उपयुक्त तीनों प्रकार के वर्गों के गुण मिश्रित रहते हैं। क्या होता है, मिश्रकाय में तीनों प्रकार के जितने व्यक्तित्व थे इसमें उसका मिश्रण होता है। सभी के थोड़े थोड़े से गुण पाए जाते हैं मिश्रकाय में। ठीक है, किन किन के गुण पाए जाते हैं, गोलकाय, लंबकाय और सुडौलकाय के गुण जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, मिश्रकाय में। ये तीनों प्रकार के व्यक्तित्व से मिलकर जो बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मिश्रकाय वाले व्यक्तित्व। ठीक है, आगे देखिए हमारा दूसरा क्या है, सेकंड देखिए कौन सा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो देखिए युंग के अनुसार, युंग को कभी कभी जुंग भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। युंग को क्या लिखा आ सकता है आपका, जुंग। ठीक है, युंग और जुंग दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक, युंग के अनुसार, ठीक है, युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार का आधार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है। क्या माना है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इन्होंने माना। इनके अनुसार व्यक्तित्व के निम्न प्रकार हैं। तो इनके अनुसार देखते हैं, इन्होंने पहला क्या बताया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया। दूसरा इनका क्या इन्होंने बताया, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। तो देखते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। आइए, चलिए आ जाइए। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व आपसे पूछा जा चुका है 2016 और 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं ये लोग। एकता प्रिय, कैसे होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। चुपचाप रहने वाले होते हैं। कम मित्र होते हैं इनके, अपने काम से काम रखने वाले। सहयोग और सामाजिकता की भावना का अभाव होता है। जो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं, क्या होता है, ये इनके पास क्या होगा, चुपचाप रहेंगे ये लोग, इनके मित्र कम होंगे। ठीक है, दूसरों से कम काम रखेंगे, दूसरों का सहयोग नहीं लेंगे, और उनकी सामाजिक भावना, जो इनके अंदर सामाजिकता की भावना जो होती है उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं देखिए। ये आपसे कब पूछा गया था, 2022 में आपसे पूछा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, ये व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं,
ये व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं इनमें व्यवहार कुशलता देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक, ये अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं। क्या होते हैं? अच्छे लेखक होते हैं लेकिन वक्ता अच्छे नहीं होते हैं ये। आगे आइए, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ये सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक नहीं होते। क्या है? सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं। स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं और कैसी मुद्रा में रहते हैं? शांत मुद्रा में रहते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और ज़्यादा ना मित्र बनाते हैं, ना ही किसी में ज़्यादा घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? ये शर्मीले होते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है? शर्मीला स्वभाव होता है। सिक्स्थ देखते हैं, इन्हें घुलना मिलना कम पसंद होता है। ये लोगों में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक, आगे आ जाइए, देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, देखिए क्या है ये। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी कैसी रुचि होती है? बाह्य जगत में ये अपनी रुचि रखते हैं। आध्यात्मिक विषयों में इनकी रुचि नहीं होती। ये आध्यात्मिक नहीं होते। आध्यात्मिक विषयों में ये क्या है? रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आ जाइए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं देख लेते हैं। 2017 में बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देखिए क्या है इनकी। ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं। कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं तथा वातावरण से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? बहुत जल्दी दूसरों के साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दूसरों के साथ घुलने मिलने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगता है। बहुत जल्दी दूसरों के साथ क्या कर लेते हैं? मित्रता कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? ये लोग दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। कैसे होते हैं? मधुर वचन बोल के अपने दूसरों से काम भी निकलवा लेते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति राजनैतिक, सामाजिक व व्यापारिक नेता, अभिनेता, खिलाड़ी आदि होते हैं। ठीक है, नेता लोगों को आपने देखा है अपना काम निकलवाने के लिए आपको कितने कितने बड़े वादे कर जाते हैं। ऐसा मैं कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, हॉस्पिटल बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा। तो आप लोग क्या होता है? आप लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, वोट दे आते हैं, जाके अपना काम निकलवा लेते हैं ये लोग ऐसे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये हंसी मजाक करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। ये हंसी मजाक करने वाले होते हैं। ठीक है, लोगों के साथ बैठते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व। तो उभयमुखी व्यक्तित्व देखिए कैसा होता है। इनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तियों के गुण पाए जाते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? इसमें जिनमें जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के जिन जिन लोगों में गुण पाए जाते हैं वे कैसे होते हैं? उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। कैसे होते हैं? समय और आवश्यकता देख के अपने व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। जैसी आवश्यकता होती है ये उसी प्रकार के बन जाते हैं। आगे चलिए, थर्ड देखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। स्प्रिंगर ने देखिए व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए हैं आपको? 6 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है? आर्थिक व्यक्तित्व। और आपका दूसरा इन्होंने क्या बताया? धार्मिक व्यक्तित्व बताया है। तीसरा सामाजिक व्यक्तित्व बताया और चौथा क्या बताया है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। और फिफ्थ आपका देखिए क्या बताया है इन्होंने। फिफ्थ आपका बताया है राजनीतिक व्यक्तित्व। और सिक्स्थ क्या बताया है? कलात्मक व्यक्तित्व। तो सबसे नंबर 1 पे आइए देखते हैं कि आर्थिक व्यक्तित्व कैसा होता है। ठीक है, चलिए
ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग धन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? धन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े होते हैं। यह लोग अपने कार्य में विशेष महत्व धन को देते हैं। ये लोग जो होते हैं अपने कार्य में किसको विशेष महत्व देते हैं? धन को देते हैं। इनके सभी कार्य एवं गतिविधियाँ धन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, किससे जुड़ी होती हैं? धन से जुड़ी होती हैं। ये यहाँ पे गतिविधियों नहीं, गतिविधियाँ कर लेना। ठीक है, जैसे कि व्यापारी, कोई व्यापारी हो गया, जो भी गतिविधि करेगा ना, लेन देन करेगा, सारा जो कुछ करेगा, उसकी जो जितनी गतिविधि होंगी धन से रिलेटेड होंगी कि नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका धार्मिक व्यक्तित्व। तो धार्मिक व्यक्तित्व कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के जीवन का आधार धर्म होता है। धार्मिक व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन का आधार क्या होता है? धर्म होता है। जैसे कि कोई संत हो गया, पुजारी हो गया, या क्या हो गया, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो गया, उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाएगा? धार्मिक व्यक्तित्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड क्या है? सामाजिक व्यक्तित्व। इनको सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। जिनका सामाजिक व्यक्तित्व होता है उनको कैसे कार्यों में रुचि होती है? सामाजिक कार्यों में। जैसे कि कोई समाज सुधारक हो गया और नेता। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? फोर्थ, सैद्धांतिक व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व वाले अपने जीवन में बड़े नियम एवं सिद्धांत के साथ रहते हैं। सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनके अपने नियम और जो है सिद्धांतों के अनुसार क्या करते हैं? अपने जीवन यापन करते हैं। ये कैसे हो गए? जैसे कि दार्शनिक हो गए और आपके वैज्ञानिक। चलिए आगे देखते हैं राजनैतिक व्यक्तित्व। राजनैतिक व्यक्तित्व आते ही आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि नेता हो गया कोई। ठीक है, राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, किस श्रेणी में आते हैं? जैसे कि राजनीतिक राजनेता हो गए, या फिर जो नेता हो गए कोई बड़े, या फिर कोई, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा, क्या हो गया स्क्रीन में। हाँ चलिए आइए। तो राजनीतिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बड़े बड़े राजनेता हो गए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके MLA MLC, इस टाइप के लोग जो होते हैं राजनेता तो होते हैं। तो इस टाइप के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है? राजनीतिक व्यक्तित्व होता है। चलिए आ जाइए आगे। कलात्मक व्यक्तित्व देख लेते हैं, या सौंदर्य प्रेमी। यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में अत्यधिक उत्कृष्ट होते हैं। ये मानते हैं कि कला ही जीवन है। जो कलात्मक व्यक्तित्व वाले होते हैं उनका क्या होता है? उनका मानना ऐसा होता है कि कला ही जीवन है। जैसे कि कोई कलाकार हो गया, चित्रकार हो गया, या मूर्तिकार हो गया, ये अपने कार्य से कार्य रखते हैं, बहुत रुचि लेते हैं। इनका जीवन क्या होता है? सिर्फ कला। ठीक, आगे आइए। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, चलिए देखते हैं। आगे यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्न। एक सेकंड रुक जाइएगा, साफ साफ लिख देती हूँ। निम्नलिखित, इतना साफ नहीं लिख पाई हूँ, आप लोग लिख लेना। निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? आनुवांशिक कारक एवं जैविक कारक। और सेकंड आपका क्या है? पर्यावरणीय कारक। चलिए आगे देखते हैं। आनुवांशिक कारक पहले देख लेते हैं। आनुवांशिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य उसके माता पिता के स्वास्थ्य से वंशानुगत होता है। क्या होता है? जैसे आप हो गए, आप
आपका शारीरिक संरचना कैसी है, अपने माता पिता के अनुसार होगी कि नहीं होगी। अगर आपके माता पिता लंबे चौड़े हैं तो आप वैसे ही होंगे, ठीक है। अगर वो स्वस्थ रहते हैं तो वैसे ही होंगे, ठीक। तो ये आपको कहाँ से मिला, वंशानुक्रम से तो मिला आपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं। क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा किसी के माता पिता अगर लंबे हैं तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे, लंबे होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। माता पिता की त्वचा के रंग का प्रभाव बच्चे की त्वचा के रंग पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा अगर कोई गोरे माँ बाप हैं, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब गोरे माँ बाप हैं, कोई काले माँ बाप हैं किसी के तो क्या हो गया, बच्चा भी वैसा ही होगा। अगर गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा होगा। अगर माँ बाप की स्किन अगर काली है तो वो बच्चे की स्किन कैसी होगी, त्वचा कैसी होगी, वो ये भी काले होंगे, ठीक है। फोर्थ देखते हैं। शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष, पैनक्रियास, एड्रिनल, थायराइड आदि किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, आगे देखते हैं पर्यावरणीय कारक क्या हैं आपके। पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पर्यावरणीय कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक आदि शामिल किए जाते हैं। क्या किया जाता है कि व्यक्ति जैसे भी समाज में आपका रहेगा, जैसी उसकी सामाजिक समाज होगा उसका, जैसी उसकी संस्कृति होगी और उसका जैसा आर्थिक स्थिति जैसी होगी, वह कैसा होगा, उसके पर्यावरण के कारण होगा, वह व्यक्ति वैसा ही होगा, ठीक है। जैसा उसका वातावरण है, जैसी संस्कृति है, वहाँ का व्यक्ति कैसा होता है वैसा ही तो होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वहाँ का वातावरण, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है, ठीक है। तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जैसे परिवार में रहता है, जैसे समाज में मतलब जैसे परिवार में रहेगा, जिस प्रकार के समाज में रहेगा, जैसे उसका पालन पोषण होगा, इस सभी चीज़ों का प्रभाव क्या होगा, उसके व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है, ठीक। आगे देखिए, परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध अच्छे होने पर बच्चों में आत्मविश्वास, अन्य लोगों पर विश्वास आदि गुण विकसित होते हैं। अगर किसी के परिवार में आपसी संबंध अच्छे हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो वे उनके अंदर अच्छे अच्छे गुणों का क्या होगा, विकास होगा, ठीक। अगर उन परिवार के सदस्यों का आपस में व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चे के मस्तिष्क पर क्या होगा, निगेटिव असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके विकास पर भी, ठीक है। आगे आइए, आपका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। विद्यालयी परिवेश, विद्यालय का परिवेश, ठीक है। मित्र समूह, आस पड़ोस आदि का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। विद्यालय का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा परिवेश है, वहाँ की कैसा अनुशासन है, कैसे टीचर्स हैं, किस प्रकार से बच्चों को डील कर रहे हैं, उनके बच्चों के मित्र कैसे हैं, बच्चा जहाँ रहता है उसका आस पड़ोस कैसा है, इन सभी का प्रभाव क्या होगा, बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। व्यक्ति जिस संस्कृति में पला बड़ा होता है, क्या होता है, व्यक्ति जिस संस्कृति में पला बड़ा होता है वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज तथा धार्मिक गुण आदि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। क्या होता है, व्यक्ति जिस संस्कृति में बड़ा होता है, ठीक है, वहाँ के तौर तरीके सीखता है, रीति रिवाज सीखता है, धार्मिक गुण सीख लेता है, तो उस चीज़ का विशेष प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर होगा। कहीं किसी आप साउथ में चले जाइए, ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बहुत मान रहे होंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की अलग है, तो यहाँ के व्यक्तित्व हम लोगों का अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन नीचे आ गई थी, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मोबाइल से पढ़ाने में ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने
यहाँ तक देख लिया है। तो अब आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आपको कब से कब पूछा गया, ये आपको 2021 में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। 2021 में आपसे पूछा गया कि व्यक्तित्व परीक्षण क्या है। व्यक्तित्व परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों, व्यवहारों और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। क्या करता है व्यक्तित्व परीक्षण? व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व, लक्षण, व्यवहार और प्राथमिकताओं को समझने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये परीक्षण किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कार्यशैली और पारस्परिक कौशल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता आपकी पता कर लेंगे, कार्यशैली, पारस्परिक कौशल मतलब आपके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, ये सब कुछ। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां देख लेते हैं। तो पहली आपकी क्या है, देखिए व्यक्तित्व मापन की विधियां आपसे 2022 और 23 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग नोट कर लेना। व्यक्तित्व मापन की विधियां निम्नलिखित है। पहली क्या है आपकी, प्रक्षेपी यानी कि प्रक्षेपण विधि। ठीक है, और दूसरी क्या है, अप्रक्षेपी अप्रक्षेपण विधि। ठीक, आइए देखते हैं। पहली हेडिंग डाल लीजिए, प्रक्षेपी विधियां प्रोजेक्टिव मेथड। ये आपसे 2019 में पूछा जा चुका है कि प्रक्षेपी विधियां क्या है। चलिए, इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं, इच्छाओं को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण आते हैं। तो प्रक्षेपी विधि क्या होती है, जो अचेतन मन होता है आपका, ठीक है, उसमें जो भावनाएं होती हैं, आपके संवेग होते हैं, जो आपकी इच्छाएं जो आपने किसी से नहीं कही हैं, जो आपके मन में दबी हुई हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों, इस विधि द्वारा उन इच्छाओं को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इसमें पहले क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, टीएटी का फुल फॉर्म क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपसे 2018 में पूछा गया था, आप लोग नोट कर लेना। इसके प्रतिपादक क्या कौन है, मॉर्गन और मुर्रे, और ये आपसे इसके प्रतिपादक आपसे 2016 में पूछे गए थे। ठीक, ये भी आप लोग नोट कर लेना। तो इन्होंने ये कब दिया था, सन 1935 में दिया था। कुल कार्डों की संख्या इनकी कितनी थी, 30 + 1 31 थी। ठीक है, अध्ययन विषय इनका क्या था, व्यक्तित्व था। तो 2017 में आपसे पूछा गया कि इसका अध्ययन विषय क्या है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। अचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड होता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कि अचेतन मन क्या है, तो सब कॉन्शियस माइंड जो आपका होता है, जिस उस मन में जो वो चीज़ें चली जाती हैं जो आपको याद भी नहीं रहती हैं, वो इच्छाएं जो दब जाती हैं अंदर, तो जो इच्छाएं दबी हुई होती हैं, तो इस परीक्षण के द्वारा क्या होता है, उनको बाहर निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित चित्र व 10 कार्डों पर महिलाओं से संबंधित चित्र और 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा यानी कि ब्लैंक होता है। ठीक है, बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। क्या किया जाता है, बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे क्या कहा जाता है कि कहानी लिखिए आप इन चित्रों को देखकर। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। क्या किया जाता है, कम से कम 10 कार्डों पर बच्चों से क्या किया जाता है, कहानी लिखवाई जाती है। ठीक, इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण को क्या है, 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। तो एक नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग,
इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। इस परीक्षण में क्या होता है आपका, व्यक्ति की इच्छाएं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, 2017 में आपसे पूछा गया है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण यानी कि कैट यानी चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट, इसके प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड बेलोक। इन्होंने ये परीक्षण कब दिया, 1948 में दिया और 2016-17 में आपसे पूछा गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विकास में इनके साथ योगदान किसने दिया, अर्नेस्ट क्रिस ने। ठीक है, इन कार्डों की संख्या कितनी रही, 10 थी। ठीक है, आगे आइए। इस परीक्षण में सभी 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। जो आपका CAT टेस्ट था उस पर क्या था, सभी 10 कार्डों पर कैसे चित्र, किसके चित्र बने होते थे, जानवरों के चित्र बने होते थे। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता था। उन जानवरों के जो चित्र कार्डों पे बने होते थे, उन चित्रों को क्या किया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था और उनसे बोला जाता था कि इन चित्रों को देखकर आपके मन में जो भी कहानी आ रही वो लिखिए। ठीक है, यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। तो ये परीक्षण जो होता है 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। चलिए आगे आइए। थर्ड आपका क्या है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपसे पूछ भी लिया जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको क्या कहते हैं, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, हरमन रोडसा। इन्होंने कब किया इस पे, ये 1921 में। ठीक है, कार्डों की संख्या कितनी थी इस परीक्षण में, 10 थी। आइए, तो इसमें 5 कार्ड कैसे थे, काले थे। ठीक है, और 2 कार्ड कैसे थे, काले और लाल थे। 3 कार्ड कैसे थे, बहुरंगी थे यानी कि मल्टी कलर्ड। ठीक, हरमन रोडसा ने मानसिक रोगियों के निदान व उपचार के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया। हरमन रोडसा जो थे उन्होंने मेंटली जो रिटार्डेड व्यक्ति थे उनके परीक्षण के लिए क्या किया था, इस परीक्षण का उपयोग किया था। यानी कि जो पागल लोग होते थे, मानसिक या फिर मानसिक रोग होता था किसी को, उसके लिए। ठीक है, इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं जिन पर कुछ अस्पष्ट आकृतियां बनी होती हैं जो देखने में स्याही के धब्बे जैसी नज़र आती हैं। अतः इस परीक्षण को स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। ठीक, इस परीक्षण का प्रयोग किन पर किया जाता था, मानसिक रोगियों के लिए, उपचार के लिए। ठीक है, आगे देखिए एक और आपका, चलिए आ जाइए, कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक आपके कौन है, देखिए पाइन एंड टेंडलर। पाइन और टेंडलर इसके प्रतिपादक हैं। इन्होंने कब ये परीक्षण किया था, 1930 में किया। ठीक, तो देखिए क्या था, इस विधि में बच्चे को कुछ अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए जाते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। यह लिखित विधि केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है। जो ये परीक्षण जो था उसमें कुछ अधूरे वाक्य लिखे जाते थे और बच्चों को बोला जाता था कि इनको आप पूरा कर दीजिए। बच्चे के मन में जो विचार आता था कि इसके आगे क्या होना, तो वो उस प्रकार से वो पूरा किया जाता था, कर देते थे वे लोग। तो ये परीक्षण किसके लिए था, लिखित व्यक्तियों के लिए, जो शिक्षित होते थे। अनपढ़ लोगों पे ये परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे आइए। या फिर आज इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो अगर लेंदी ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोग लिखते लिखते थोड़ा बोर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग बोर हों। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आएँ तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपने नोट्स बनाइए और ध्यान रखिए अपना। ठीक, हमारा डॉगी थोड़ा सा परेशान है, वो भौंक रहा है क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो आप लोग वो माइंड मत कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।